सियासत के हवाले से, सियासी सरगर्मियाँ, अदलिया और किस तरह से इदारे आपस में जुझ रहे हैं और हमारी मुआशी सूरत हाल कहाँ जा रही है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राजा साहब और इनसे बात करेंगे। हमारे पास फ़ोन लाइन पे मौजूद है अवैस भट्टी साहब। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली सर आप मुझे बताइए कि जो हुकूमत है वो अदालती फ़ैसलों को तस्लीम क्यों नहीं कर पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से एक जो सूरत सामने आती है वो जो नाकदीन है ना वो इस चीज़ को लेते हैं कि हुकूमत ये नहीं कर रही। देखिए रिव्यू का एक हक़ है। अदालती प्रोसीजर्स जो होते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अगर आप एक स्टेज से अगली स्टेज पे जाते हैं तो उसका पिछले को तस्लीम ना करने वाली बात नहीं होती, बल्कि वो सरे खम करने वाली बात होती है कि हम अगली स्टेज पे जा रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत हर वो काम करेगी जो अदालत के हवाले से उसका आइनी हुक्म होगा। आइन में जो तशरीह की गई है वो पार्लियामेंट की भी वही है जो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट एक अगर सुप्रीम इदारा है तो पार्लियामेंट भी है। और पार्लियामेंट में जो कानून साजी के हवाले से जो उसकी अवलीन तरजीह होती है वो यही होती है कि आइनी और कानून के मुताबिक। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगली रिव्यू में जाने के हवाले से है, ना मानने वाली बात मुझे नज़र नहीं आई। तो इसमें जो अवामी वफाद है वो किधर नज़र आ रहा है ना आपको? तो उसके खिलाफ जा रहा है। उसके बाद आइनी तरमीम जो है उसमें जो तरमीम करने से उजलत से काम लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए उजलत का लफ्ज़ वो इस्तेमाल है किया जा रहा है कि जैसे आपके सामने जो काम सही वक्त पे उसको पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करके किया जा रहा है वो उजलत है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें रिव्यू के बाद जो सारा मामला है वो क्लियर होगा। अभी आप देखें अवामी फ़ायदा जो होता है ना वो जो पार्लियामेंट में अवाम ने भेजे होते हैं उनका काम है कि उस फ़ायदे के मतलब वो अपनी जो है ना आरा तजवीज़ और उसमें इख्तलाफ के हवाले से एक मुकम्मल जो है ना उसकी तशरीह करें और फिर अवाम तक वो फ़ायदे की सूरत में आएगी। फ़ायदा ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुखालिफ पार्टी है या जो अपोनेंट पार्टीज़ हैं उनके नारे जो उनकी फजूल की बातें जिसमें मैं समझता हूँ कि वो अवाम को गुमराह करते हैं जैसे 9 मई के वाक़े में, तो इसमें आइनी जो खलल डाले जा रहा है उस तशरीह में उन मामलात में ये उनकी तशरीह है। हुकूमत कभी भी जो हाकिम वक्त हैं या जो उस तशरीह के हवाले से जजेज़ हैं जो वो किसी हवाले से भी मैं समझता हूँ अगर दो इख्तलाफ उन्होंने किया तो आप देखिए उसके ऊपर भी उन्होंने जो नोट दिया उसमें तफसील है उसकी। तो ये एक हुसन है इख्तलाफ और इसको मैं समझता हूँ कि मुखालिफ पार्टी को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन अगर ऐसा है तो जो 63 आइन की जो तशरीह है वो उसके मुतालिक हुकूमत तमाम पार्टीज़ को फिर एतमाद में क्यों नहीं ले रही है? अगर आप कह रहे हैं कि इसके मुतालिक हुकूमत अपने मफाद कर रहा है और ये आइन का हुस्न है या सियासत का हुस्न है एक दूसरे से इख्तलाफ करना, तो फिर बाकियों को एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए इतमाद में लेने के लिए आगे इनिशिएटिव और तलब जो है वो अगली स्टेज पे भी होती है ना। अब दोनों बामी फरीक ये ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होती है। अगर ऑफ़र किया जा रहा हो एक्सेप्टेंस पॉजिटिव हो तो ये एक जो है ना एक मामला जो आगे बढ़ता है। अब मैं ही मानूँ ना और मैं ही कहूँ तो उसमें ये बात नज़र आती है कि जैसे गवर्नमेंट नहीं मान रही। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने एक बेहतरीन जो है ना अपनी हिकमत अमली से आज भी वो अपनी आवाम को आगे लेके आ रहे हैं, आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आपकी तरफ आती हूँ। हमारे साथ अवैस भट्टी साहब ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली हमारे साथ राजा साहब मौजूद हैं। इनका कहना है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून जो है वो हिकमत अमली से अवाम के मफाद के लिए काम कर रही है और जो भी 63 आइन की शिक के मुतालिक जो भी तशरीह है उसके मुतालिक अगर हुकूमत तमाम पार्टीज़ को एतमाद में नहीं ले रही, ये भी अवाम में एक अवाम के मफाद के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं अभी सुन रहा था राजा साहब को और मैं थोड़ा सा मुझे ना थोड़ी सी हंसी आ रही थी। अच्छा हंसी क्या थी कि राजा साहब से पूछ रही हैं, राजा साहब बता आप पूछ रहे हैं, आप राजा साहब से पूछा कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, मुफाद आमा की बात क्या है। ऐसी अमेंडमेंट्स जो आईने पाकिस्तान के अंदर 77 ईयर से जो 77 ईयर पाकिस्तान को बने हुए हो गए। 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 से लेके आज तक 30-35 साल इसी हुक्मरान जमात ने पीपल्स पार्टी और PMLN ने यहाँ पे हुकूमत की। क्या यहाँ इनको उतनी देर भी नहीं लगा कि जी ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? क्या इनको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वहां पे सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए? क्या इनको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जो लिटिगेंट है वो कितना डिस्टर्ब होता है? देखिए
ये इसमें मुफादे आमा की बात तो मेरे भाई ने की नहीं। मेरे भाई मुझे ये बता दे कोई एक ऐसी लाइन जो अभी तक स्पेकुलेशन है या र्यूमर्स है भाई कि जी ये मुसव्वदा हो सकता है, वो तो मैंने आपने ये राजा साहब ने क्या जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनको शायद उस टाइम तक नहीं था मिला हुआ मुसव्वदा कि वो जो कहीं प्रेजेंट करते थे। यही तो मौलाना फजलुर रहमान या पीटीआई या बाकी अपोजिशन के लोग हैं, उनका यही कहना है कि भाई मुसव्वदा ही शेयर कर दीजिए, बाकी चीजें तो बाद में आगे चलेंगी ना, कि उसके अंदर अमेंडमेंट कौन सी है, उसके अंदर जजेस अपॉइंटमेंट के ऊपर अमेंडमेंट आ रही है, उसके अंदर जो जजेस की रिटायरमेंट एज है उसके ऊपर कुछ कहा जा रहा है, या उसके अंदर सीनियोरिटी बेसिस के ऊपर चीफ जस्टिस लगेगा, या पैनल ऑफ जस्टिस में एक चीफ जस्टिस आएगा, या उसके अंदर जो सिविलियन है उसका जो ट्रायल है किसी कोर्ट में भी कल को मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। देखिए ये सारी चीजें अभी तक हम लोग सुन रहे हैं। देखिए इनकी भोंगी हरकत क्या है, एक ऐसा ऑर्डिनेंस आ गया कि अवैस भट्टी साहब, आप मुझे ये बताएंगे कि जो जजेस की उम्र के हवाले से रिटायरमेंट जो है 65 से 68 साल की तजवीज़ पेश कर दी गई है, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ये रिलेट कर पाता है एक्सटेंशन के साथ? देखिए ये एक्सटेंशन ही तो है। देखिए आप इनको कहे ना कि इसको जो कमेटी है पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है, इसको कहें कि जो लॉ कमेटी है उसके अंदर अपना ये बिल लेके जाते, उसके अंदर इस बिल के ऊपर बहस होती और उस बहस के अंदर वो प्रॉपर जो है वो बिल की फॉर्म के अंदर जाता लेजिस्लेशन के लिए, तो एक पता चलता कि एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के लिए बिल भेजा जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है कि रात के अंधेरे में एक मसवदा तैयार होता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, लॉ मिनिस्टर ने भी नहीं देखा होगा, वो आप कैबिनेट के अंदर पेश करने जाते हैं, वहां पे भी आपको बड़ी रिसर्च फील करना पड़ती है इन लोगों को। आप पीटीआई के लोग और उठा के ये लोग अगवा कर देते हैं ताकि ये बिल पास पेश। देखिए हमारा लाख इख्तिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से होगा, लेकिन जब एक बंदा अपने एक इंस्टेंस पे खड़ा है, वो आज नहीं खड़े, जब वो इनके साथ पीडीए में भी थे उस टाइम पे भी वो इस तरह की बात करते थे कि जो अदलिया है उसको अपने हयूदों कयूद में रहना चाहिए, जो हमारे जो भी इंस्टीट्यूट है उनको अपनी हयूदों कयूद के अंदर रहने की वो बात करते थे। ठीक हो गया अवैस भट्टी साहब, आप मुझे ये बताएंगे कि 63A में हुकूमत को तरमीम क्यों करना चाह रहे हैं? तरमीम की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए 63A जब किसी के फायदे की बात होगी, कल अगर ये अपोजिशन में थे तो इनको 63A बड़ा याद आता था कि 63 आर्टिकल 66 कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वो ये कहते थे कि हमारे अगेंस्ट जा रहा है। आज तो 63A में जो चीजें ऐड करना चाह रहे हैं अपनी सिर्फ सेफ साइड के लिए, ये जो 47 की गवर्नमेंट है अपने आप को सेफ साइड के जो कर रही है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको उससे बचने के लिए 63A में भी ऐड करके ये नए रास्ते निकालना चाह रही है कि कल कलार को ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है जो कि इसका स्पीकर की प्रेरोगेटिव था, अब ये वो कह रहे हैं कि जी पहले वो देखिए एक बंदा पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट गया है, पार्टी के डिसिप्लिन के अगेंस्ट गया है। क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान कहता है कि आप अपनी पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कैसे पॉसिबल है कि मेरा जो पार्लियामेंट्री लीडर है मुझे कुछ कह रहा है और मैं अपने उसके हुक्म माजूरी करूं तो मेरी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाऊं? देखिए जिसके वोट से मैं बन के आया हूं, जिसकी डिसिप्लिन में बन के आया हूं एमएनए, ये तो मैं कैसे ठीक हो गया जी सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा साहब भी मौजूद हैं, इनसे इसका मैं तफसीली जवाब लेती हूँ। जी सर, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे भाई, मुझे तो नहीं पता लेकिन मेरे भाई को पता है कि पार्लियामेंट में इनके भी बंदे बैठे हुए हैं, वहाँ एमएनएस हैं ना, तो उनके पास क्या इतनी पावर या उनके पास एनर्जी या कोई उनकी सिम काम नहीं कर रही कि वो वहाँ पे एहतजाज करें और पूछें? वो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनका इनकी जमात से दूर दूर से तल्लक नहीं है। और दूसरी मैं पूछ रहा था कि ये जो कह रहे हैं जी पहले 1973 और उसकी बातें कर रहे हैं जब ये शायद इनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं थी, इन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं कि उस वक़्त से भी अब तक इस्लाम में इज्तिहाद की कोई ऑप्शन है और आइन में भी तरमीम की इजाज़त है। आ गया ना मखसूस नशिस्तों का आ गया, तो रिव्यू का हक मेरे भाई ने रोक लिया क्या? देखिए आपका फैसले आ रहे हैं, आप उसकी अपील में जाते हैं, रिव्यू में जाते हैं, ये क्या उन चीज़ों को भूल रहे हैं? अच्छा आप देखें कि मेरा भाई मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी ये जो हमने कहा और उन्होंने नहीं माना, कंवल शोज़ब एप्लीकेंट जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद से इलेक्ट होती हैं और क्लेम कर रही हैं कि हमें पीटीआई की सीटें दें। मैं फिर ज़रा इन्हें अपने भाई को बताना चाह रहा हूँ, जो इस केस में मुद्दइया वो कह रही हैं कि मैं सुन्नी इत्तेहाद से इलेक्ट हुई हूँ,
पहले तो उसकी ही बर्थ और प्रोफेशनल जो एक सियासी वाबस्तगी और पैदाइश है वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, और मांग क्या रही हैं पीटीआई की सीटें। अब देखिए आप हों इस टीवी चैनल पे और बात आप जियो की कर रही हो कि मुझे उसमें दें, तो आपके पास जो राइट है ना, आपको डिप्राइव नहीं किया गया, आपके मांगने का हक ही नहीं है आपको। उनकी एप्लीकेशन पे जो फैसला हुआ है इस पे मैं समझता हूँ कि जो आगे कोर्ट में जब आगे प्रोसीडिंग्स होंगी सारे जजेस को बैठना चाहिए, मैं समझता हूँ मिल बैठ के एक फैसला करना चाहिए। ये जिस भंवर में से जा रहे हैं उसमें मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन सर अदालतों ने तो कह दिया ना ये पीटीआई के लोग हैं और अदालती फैसला अदालतों ने नहीं, तो फिर आप अदालती फैसले को तस्लीम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए ये आर्टिकल 51 और 106 आर्टिकल इनसे पूछे कि वायलेट किए बगैर ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसकी एक मुकम्मल जुज जो मेरा भाई पढ़ के सुना रहा है कि ये 63, 65, 68 एजेस के हवाले से, ये ज़रा उन रिव्यू को भी तो देखें। देखिए वक्त के हवाले से पाकिस्तान में अब ज़रूरत है कि आइनी तरमीम जो हैं उनका नोटिस जायज़ा लिया जाए, इनको मिल बैठ के अगर इनका एहतजाज है तो ये इन राइटिंग वहाँ पे आएँ, अपने और अपने जेस्चर से आपके बताएं, बजाय इसके कि मीडिया पे आके। मुझे समझ नहीं लग रही कि पार्लियामेंट को ये सुप्रीम अदारा नहीं समझ रहे, जितने भी ये मेरे दोस्त हैं और मेरे भट्टी साहब भी। और तो सुप्रीम अदारा तो अदलिया भी है ना? अदलिया भी है, नहीं देखो दोनों को समझना चाहिए ना। अब आप किसी एक भाई के साथ या किसी एक स्तून के साथ खड़े हो रहे हैं, आप क्या पूरे कुंबे खानदान को तबाह कर देना चाहते हैं? आगे आपने 9 मई के वाक़े में अपना मुंह काला किया है और आज तक हम लोगों को बाहर वो यही बताते फिर हैं कि आर्मी और ये सारे जो मामला थे इसमें इसराइल का साथ देने वाले, जिसमें एक महीने में 3रा आर्टिकल वहाँ छप गया है इनके बानी पीटीआई के हक में कि जनाब उसको रहा करें, उसको ये करे। इसराइल में अलम बरदारी वहाँ पे है और पाकिस्तान में और अमेरिका में। मुझे समझ नहीं लग रही कि ये पाकिस्तान में भी, मैं एक बात मुकम्मल कर दूं, आइन का ये मुनाफी जो ये फैसले करवाए जाते हैं जो होते हैं ना, उसमें इनकी गलत असिस्टेंस शामिल है। अब देखिए कंवल शोज साहब की मैंने बात की, करें ना रिबटल, मुझे बताएं कि इनकी अपनी बुनियाद ही गलत है तो ये आगे कैसे होगा। और दूसरा, ना फ्रीक ना बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ा, ना पेशावर हाई कोर्ट में फ्रीक बने, आपको तो ऐसे घर बैठे सारा कुछ मिल रहा है। अभी भी आपको इतराज़ लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने रिव्यू में ना जाए, क्या उसके पास ये हक हासिल नहीं कि वो आगे जाके फुल बेंच और उसमें आके अपनी व्यू को लेके आए? बताएं। ये सर कानून साज़ी अदालती फैसले से पहले होने चाहिए। नहीं देखिए, लेकिन अदालती फैसले का अपना एक सुप्रीम उसका नज़रिया होता है, वो सुप्रीम लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो आपके घर के थिंक टैंक है, जो पार्लियामेंट है, आप उसके हवाले से गलत असिस्टेंस सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करें। मैं अभी भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये कहेंगे उसके हवाले से ही फैसला होना है ना। ये फैसला तो नहीं होना कि मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब आपका एप्लीकेंट ही शोजब साहिबा जो हैं वो खुद सुन्नी इत्तेहाद की प्रोडक्शन है और वो आके उसकी बात करें पीटीआई की, तो अदालत तो घूमेगी। अदालत में आपने जो एप्लीकेशन दी, जो एफिडेविट दिए, आपने उसकी बुनियाद पे जजेस ने फैसले करने। ये बातें तो सारी अदालत में साबित करना चाहिए ना। तो वो हमने देखें, हमने किया, हमने तो जाके कैंप तो नहीं बाहर लगाया इनकी तरह, वहां पे जाके पीटीवी को खाड़ा नहीं, हमने जाके वहां पार्लियामेंट के बाद धक्के नहीं दिए, हमने तो रिव्यू में फाइल किया 30 ऑफ दिस मंथ को उसमें फैसला हो रहा है। अवामी मफाद के हक में जा रही है, अवामी मफाद, देखिए अवामी मफाद सिर्फ एक पार्टी टोले या माफिया का नहीं, अवामी मफाद पाकिस्तान का है। मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सब चीज़ें अगर मुल्क के मफाद के हक में हो रही है, पार्टी जो है वो अपना काम ठीक से कर रही है और सब चीज़ें अच्छे से हो रही है, मखसूस नशिस्तों के फैसले को भी हम तस्लीम कर रहे हैं, जजेस की उम्र फिर बढ़ाने को क्यों इस पर शामिल किया गया, वो क्यों बढ़ाई जा रही है? देखिए वो इसलिए बढ़ाई जा रही है जजेस के तजर्बे से मुस्तफीद होने के लिए। देखिए अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट में जब आपका केस आता है ना तो मुकम्मल बाइंडिंग होके आता है, वो सिविल कोर्ट से चलता है। वहां पे आप नजरिया जरूरत की बात नहीं, मैं नजरिया जरूरत की नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की एज के हवाले से अभी हमारी जरूरत बढ़ी है तो वो ये है। देखें आप देखिए फैसलों में गुंदल कैसे पड़े हैं, आप देखिए हमजा शहबाज साहब का टाइम देखिए 2 माह में मिले और उसमें हम हलफ के पीछे ही पड़े रहे। ये वो नॉर्म्स थे जो सेट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से हमारे वो एक बेहतरीन लीडर जो है उसमें हम वो बेहतर कारकर्दगी नहीं नज़र आ सकी या दिखा सके कि सुप्रीम कोर्ट में ही, और शहबाज हमजा साहब जो हैं वो अपने उसमें ही रहे कोर्ट के अंदर ही। अब देखिए इनके लिए भी हम बेहतरी चाह रहे हैं ताकि अब हर पार्टी डेमोक्रेटिक होती है, उसमें एक उसका वक्त आता है। जैसे इन बदनसीबों का वक्त आया और उन्होंने लड़ाइयों में गुजार दिया और मुंह पे हाथ मार मार के ना इन्होंने एसी वेसी और उसके बाद ये उधर जाके उतारते रहे। काश इनके दिमाग की चिप चलती तो उन्हें लगता कि उस वक्त ये अवामी मफाद के फायदे की बात को तरजीह देते। बिल्कुल इस तरह से है। मैं आपका जवाब जो है वैस भट्टी साहब से लेती हूँ। वैस भट्टी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपके दिमाग की चिप चल रही होती तो अवामी मफाद को आगे रखा जाता उस वक्त। और सेकेंडली ये कि जो जजेस की उम्र बढ़ाई गई है उसका सिर्फ इतना ताल्लुक है
ताकि उनकी उम्र से, उनके तजुर्बे से मजीद फायदा उठाया जा सके। इन कॉम्प्लिकेशंस दौर में अब जो एक जैसी पार्टियां आ गई है ना, तो अब हमें भी चाहिए कि तजर्बाकार लोग हों, ऐसे लोग ना हो कि जो जजेस हों, जजेस तजर्बाकार हो। देखिए इससे पहले कभी 9 मई का वाक़या हुआ, इससे पहले कभी आप देखें कि पीटीवी पे हमला हुआ, इससे पहले मैं समझता हूँ कभी हलफ पे बातें आई। तो हमें भी चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ध्यान ले लूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ। मैं तो देखिए राजा साहब बड़ी मेरे भाई हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं कि जी जजेस की उम्र बढ़ने से, एक तजर्बाकारी बढ़ने से, जब एक बंदा बुढ़ापे की एज में तो उसे जाके बैठना चाहिए, किसी के रिप्लेसमेंट आने देनी चाहिए। ये तो नहीं है कि एक सीट के साथ चिमट के बैठ जाए। क्यों? ये देखिए ये जस्टिस काजी फायज़ साहब की ख्वाहिश जरूर है कि वो 3 साल एक्सटेंशन लेके बैठ जाएं, और इनकी जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है कि इनको डर क्या है, असल में डर इनको क्या है कि जो नेक्स्ट जो भी जस्टिस आएंगे वो फॉर्म 45 की जो पिटिशन है हमारी 100+, उसको वो जरूर ओपन करवाएंगे, उसकी जरूर रिकाउंटिंग में लोग वो इस तरह की एप्लीकेशन डिसाइड होंगी, और इंशाल्लाह होनी है वो। और इनको ये है कि हम लोग इस तरह ये जो एक जजेस का पैनल बिठा लेंगे, एक सीनियरिटी जो इन्होंने अभी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेके आए हैं कि जिसमें इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को एंटर किया है और चीफ जस्टिस साहब ने, और ताकि अपनी पसंद के कल के बेंचेस बनाएंगे, उन बेंचेस को एलोकेशन क्योंकि चीफ जस्टिस ने करनी होती है और अपने 2 बाकी लोगों के साथ मिलके। और इनको ये है कि कल को फॉर्म 47 वाले जो केसेस हैं वो कल को ये लगने नहीं देंगे, ये कुछ इस तरह की हिकमत अमली ये तय करना चाहते हैं ताकि इनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे। और जहां तक मेरे भाई बात कर रहे हैं रिव्यू का, देखिए रिव्यू का कोई वाइडर इम्पैक्ट नहीं होता, ये मेरे भाई भी बड़ा जानते हैं, बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है इसका रिव्यू का। अगर आपने रिव्यू पिटीशन फाइल की है या नहीं की, कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है ना जजमेंट को रोकने का, कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तो नहीं है ना। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया, उसने फाइनलिटी अटेन कर ली। उन्होंने कल अपनी जो डिटेल जजमेंट दी, मेजॉरिटी व्यू ने 1 मिनट के अंदर उसके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए था। देखें अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर करती है कि इसको इतनी सजा सुना दी गई है। तो सर आप अभी कह रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो इस तरह से सजा सुना दी गई, लेकिन अगर तो ये आपको लगता नहीं कि अदारों में एक तरह से तसादुम ये शुरू हो जाएगा? देखिए इदारा सुप्रीम इदारा है। देखिए कल एक सुप्रीम इदारा हमारा जो जिसका ऑर्डर हमारे ऊपर बाइंडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस तरह बनाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है जिसका ऑर्डर इंप्लीमेंट होना है। देखिए अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट होना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होना है। मेरा आपका लोअर जुडिशरी का ऑर्डर बिल्कुल इंप्लीमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अवैस भट्टी साहब आपने कहा कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहां लगा, तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लग सकता है या लगना चाहिए? देखिए इनकी तो पूरी लॉ मिनिस्ट्री के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और ये जो बाकी के बड़े लोग इसके अब इसकी दरगाह में आएंगे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखिए सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन इसका इस चीज में आएंगे कि उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो पेश करना पड़ेगा। मैं एक बात करना चाह रहा था, मेरा भाई मैं भाई से इजाजत लेके वेयर रिव्यू स्टैंड, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं। देखिए ऑडियंस को गुमराह ना करें कि कंटेम्प्ट की तरफ जा रहा है, रिव्यू को कहाँ रखते हैं आप? नहीं देखें आप बात को टर्न न लें। नहीं भट्टी साहब आप रिव्यू के होते हुए कंटेम्प्ट की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे बताएं रिव्यू के अंदर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है? नहीं देखें स्कोप की बात देखें, इसके ऊपर हजारों जजमेंट है। कोई मुझे आप एक जजमेंट कोट कर दें कि एक रिव्यू पेंडिंग है और उसका रिव्यू पेंडिंग है, कोई बेंच भी नहीं बना हुआ, और आप कहेंगे जी वो आप लोगों ने एक फाइल अपील फाइल कर दी है, रिव्यू फाइल कर दिया, तो आप इसको रोक दें? देखें इसका उसका फोरम मेरा भाई मुझे इजाजत दे। नहीं प्लीज देखें इस पे बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्या फोरम ये मैडम इकरा मलिक का इनका है फोरम के जिसपे हम रिव्यू का फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जो बात आपने करनी है वो आपने इस मीडिया के फोरम पे नहीं करनी। दूसरी बात मैं भाई को बताना चाह रहा था, ये स्कोप जो आप कह रहे हैं रिव्यू का स्कोप जो कह रहे हैं, इसमें लीनियड व्यू, इसमें जो भी व्यू, मैं कहता हूँ 1% चांस ना हो, आपने उस स्टेज को अबूर करना है या नहीं करना। ये कैसा लॉ है या कैसी बात है आपकी जमात की कि हम जो है वो आगे ना जाएं, हम इसको मान लें और रिव्यू का हक खो दें, फिर हम ठीक है। और दूसरी बात मैं ये तसादम चाहते हैं, आई फेयर
और मैं अभी चाहता हूँ कि सर, हम ना अदालती फैसलों को अगर तस्लीम नहीं किया जा रहा तो वो तसादुम तो देखें, obviously होगा ना। आप इससे पूछें मेरे भाई से कि अभी सिविल कोर्ट का कोई फैसला होता है, अगर नहीं माना जाता तो आगे सेशन कोर्ट में आने वाला क्या पीछे सिविल में कंटेम्प्ट मूव कर देते हैं? नहीं, वो आगे सेशन में आते हैं, वो सेशन वाला हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट वाला आगे रिव्यू में जाता है। देखिए मेरा भाई, नो 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 नथिंग, देखिए मैं चाहता हूं हकीम साहब, मेरी बात सुने, मैं चाहता हूं कि हम फातिहा पढ़ें। मैं एक बार हकीम सईद साहब के लिए फातिहा पढ़ना चाहता हूं और इसरार साहब के लिए कि जिन्होंने आप लोगों की निशानदेही 30 साल पहले तकरीबन कर दी। कसम से मैं हैरान हूं कि आज आप इनके केसेस को कैसे आप खींच के कि जी कंटेम्प्ट मूव कर दें। और भाई कंटेम्प्ट तब खत्म होगी जब आपका एंड स्टेज आ जाएगी। अभी रिव्यू को आप कहां लेते हैं? राजन साहब मुझे सुनना पसंद करेंगे आप सर? नहीं, मैं थोड़ा सा सुनूंगा जो आप सच बोलेंगे, वरना मैं फिर आपके सामने बात करूंगा। कानून की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी तरह जज़्बात की बात नहीं कर रहा। मैं अपने भाई के साथ हूँ, जज्बात नहीं सच्चाई की बात है। सिविल कोर्ट की बात की, सिविल कोर्ट का ऑर्डर आ गया अपील में। देखिए हाँ, आगे अब राय साहब मुझे सुन तो लेना यार। अच्छा सुनाए, सुने जी इनकी जरा। मुझे जवाब देना है कंटेम्प्ट। अच्छा, क्या आप सिविल कोर्ट में कंटेम्प्ट मूव करेंगे? सुन ले आपने, आप मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे, अपनी सुनाना चाह रहे हैं। मैं कंटेम्प्ट को हिट कर रहा हूं। मैं भट्टी साहब, खुदा का वास्ता है, मैं कंटेम्प्ट को हिट कर रहा हूं। जो आपने मेरे सामने बैठे बंदे को गलत गुमराह कर दिया है कि इनके शहबाज साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट मूव होगी, और भाई शहबाज साहब के खिलाफ क्यों कंटेम्प्ट मूव होगी? मुझे बताना है कि जब सिविल कोर्ट, सेशंस कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देती है, दूसरा बंदा अपील में या रिव्यू में चला जाता है अगली कोर्ट में, तो क्या पीछे कंटेम्प्ट हो जाती है? और भाई कंटेम्प्ट की बात की है। अभी आपने कंटेम्प्ट की बात करके आगे लोगों को बैठे बताया कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट होगी। और भाई साहब, अभी उसके अंदर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है जिसकी रिव्यू की आप बात कर रहे हैं। आपने कानून क्या नहीं पढ़ा हुआ? वही कानून आपने पढ़ा जो मैंने पढ़ा हुआ है। रिव्यू पिटीशन अगर फाइल है, अगर उसमें कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मौजूद है तो रुकेगा। मुझे कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट बता दें कि आपने ऑर्डर करवाया हो नीचे से और ऊपर उसका स्टे ना हुआ अपील के अंदर, तो क्या नीचे वाला ऑर्डर बोल सकते हो? अच्छा, मुझे एक सेकंड, इंप्लीमेंटेशन फोर्स टूल इलेक्शन कमीशन है या मैं और आप हैं? और भाई इलेक्शन कमीशन आपका मेरा कहां से? मेरा मेरा कोई रिश्तेदार है वो? नहीं भाई, अब देखिए आज उनकी मीटिंग हो रही है, उन्होंने रिव्यू उसमें जायजा लेना है। और देखिए मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इनकी सुन ले, मुमकिन है वो अपनी कोई हिच निकाल ले, मुमकिन है वो एक इदारा है। देखिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जाम देती तो क्या डिग्री के लिए आप केपी की के हाई कोर्ट में चली जाती हैं? नहीं, आप हाई कोर्ट लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड और उससे बात करते हैं। इसी तरह आपने जब वहां पे जाके बात इलेक्शन कमीशन की करनी है तो उसका भी प्राइम अदारा जो उसकी सुनेगा वो सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, बात करे, या अपनी कोई मामला तय करे, या वो अपने आप को रिव्यू करे, तो क्या वो कंटेम्प्ट में आ जाएगा? देखिए हर इदारे को लिबर्टी हासिल है, और मैं समझता हूँ मेरे भाई इलेक्शन कमीशन की बुक भी आज लें और हम दोनों इकट्ठे बैठते हैं हाई कोर्ट में, तो वहां पढ़ते हैं, समझते हैं। सारा कुछ अगर इलेक्शन कमीशन ने करना है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखें आप मेरा ये समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना कोई मजाक नहीं है। जब एडमिट हो गया उसके बाद आगे उसकी प्रोसीडिंग्स हुई, अब उसके बाद अगर कंटेम्प्ट वहाँ पे या कोई ऐसे खलल आएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो मेरे और अवैस की मतलब हदायत पे चल रही है? मैं समझता हूँ लोगों को समझना चाहिए कि प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, रिव्यू में अगर नहीं उसके रिस्ट्रेनिंग आर्डर्स में, देखिए आपने अपने इस आर्डर्स में पढ़ा, आपने समझा, तो आज हम लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें ये खलल है। रिव्यू में जब जाएगा तो पता लगेगा कि एलिजिबल है या नहीं है। तो सर रुकनियत तो इलेक्शन कमीशन ने बहाल करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। देखिए वो सुप्रीम अदारे जो भी है पार्लियामेंट में, उसकी जो तरमीमी जो उसका आया है उस हवाले से उसको नज़र में रख के इलेक्शन कमीशन जाएगा। इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन लेता है काम करने की सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस अपनी जो फोर्स है, जो उसकी सेटअप है, उसकी सारी माहियत, जो उसकी सिस्टम है, उसको सारा कंट्रोल करता है पार्लिमानी अदारा। अब देखें ये दोनों के दरमियान में वो अदारा है और ये एक हमारा जो मोअज़्ज़ज़ जज है, इनकी हदायत है। ये इनको ये नहीं कहते कि आप ऐसे करिए, उनके किसी अमल में रुकावट और उन डायरेक्शन को कि डायरेक्ट दूध कैटेगरी के लिए तो परमिशन इलेक्शन की दे दी हुई है ना। नहीं, लेकिन उसमें आप देखें ना, आप 51 को कहाँ लेके जाती है? देखिए ये पहले आइन से मुतसादम बातें भी तो है ना। 106 को कहाँ लेके जाती है? एक आइन आर्टिकल्स में पहले भी तो ये चीज़ें दी गई। आपका एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है एक इस चैनल का, अब उसमें अगर कोई एक अदारा या कोई एक कोना आके उसमें नई चीज़ बना रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कर लें या पार्लियामेंट,
तो क्या उस जो पहले आइन है उसको आप भूल जाएंगे? क्या आप उसके साथ मुनाफी मामलात को आप तय करते हुए आपको लगेगा कि आप जो आ गया वो सही और पिछला गलत था? नहीं। देखिए 73 का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें मुझे बताएं 106 और 51 को कहाँ पे रखेगा मेरा भाई? जब इसको इसलिए ये मिल बैठ के, आज मैं सुलेमान अकरम राजा साहब का भी सुन रहा था, इन्हीं के लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि इस सारे भंवर में से निकलने के लिए मिल बैठ के इसको आगे लेके चलना चाहिए। ये अपने उन पढ़े लिखे लोगों की क्यों नहीं बात मान रहे? ये अपने उन खड़े लोगों जो जहाँ वहाँ पे एहतजाज करते हैं। आपकी पार्टी के तो लोग कह रहे हैं तो इनसे मजाकरात ही नहीं करने आप लोगों नहीं, हमने देखे, मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी थक गई, हम लोग थक गए, इनका लीडर जो है ना वो आज तक नहीं थका, वो कभी बॉल राइट पे ले जाता कभी लेफ्ट पे। सही होगा। इस बात का जवाब अवैस भट्टी साहब से लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि आपका लीडर अभी तक नहीं थके हैं, कभी बॉल लेफ्ट पे ले जाते हैं, कभी राइट पे ले जाते हैं, और कभी यू टर्न पे, और कभी यू टर्न पे। तो भाई वो थकने वाला नहीं है, वो हिम्मत करने वाला है, वो इस कौम की उम्मीद पूरे है, पाकिस्तान को तबाह करने के नज पे पहुंचाने वो वाला। इस कौम की आखिरी उम्मीद है। बाकी उम्मीदें तो पुरानी थी जो 35, 40, 50 साल में चिमटी हुई है इस मुल्क के साथ। अवैस भट्टी साहब हमारे पास टाइम कम है, आखिरी मुख्तसर जवाब दे दे जिसकी समझ आ जाए। देखिए राजा साहब को भी और हमें जो मेरे भाई मेरे लीडर के बारे में कह रहे हैं, अवाम से यहाँ से बाहर निकले, सिर्फ टीवी प्रोग्राम करने के बाद टीवी के बाहर जो 20 लोगों से मिल लें, इनको पता चल जाएगा कि अवाम की उम्मीद कौन है और इस अवाम मुल्क को लूटने वाला मुझे कौन पता है। लग जाएगा कि कोई खातून बाहर खड़ी की होगी और कोई बंदा खड़ा किया होगा जो फैंटी मारने की कोशिश करेगा और फिर वो जाएगा 780 में। और देखिए मेरा भाई, आपका लीडर क्या करते हैं आप ये टीवी प्रोग्राम मुझे कह रहे हैं बाहर निकले, आपको पता लग जाएगा, लगाएं पता। प्रोग्राम खत्म हो गया ना, जहाँ पे इस कमरे में जो 5 लोग बैठे थे उनसे पूछ लीजिएगा इस कौम की उम्मीद कौन है। बस इसका लीडर देखें, इसका लीडर नवाज शरीफ है, इसका लीडर जो है शहबाज शरीफ है, इसका लीडर मुस्लिम लीग नून के कायदीन है, इसका लीडर राना सनाउल्लाह है जिसके ऊपर हीरोइन डाली और उस बंदे ने आप लोगों को 7 माह वहां पे अब उसे आपने खज्जल खुआर कर दिया, जमीन पे लटाया, लेकिन वो लीडर था, वो थी जमात। ये जमात नहीं जो अब मुझे शहबाज गिल का बताएं, मुझे जुल्फी बुखारी का बताएं, और खुदा का वास्ता है ये मेरे अवैस भट्टी को कहीं पे लगवाएं, अल्लाह की कसम, ये आए तो मजा है। आपका बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपका अवैस भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आपने सियासी गर्मा गर्मी देखी हमारे स्टूडियो में भी बढ़ती जा रही है।